हाय गाइस, हाउ यू ऑल। चलिए, आपका स्वागत करता हूं आपके इस मैराथन में। एफआर मैराथन में हम ऑलरेडी इंडेस 116 जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं हम उनको कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमने इंडेस 116 का पहला लेक्चर लिया था, वो हो चुका है। दूसरा लेक्चर हमारा आज सुबह हुआ, जिसमें हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन और इंडेस 27 एसएफएस वाला स्टैंडर्ड कंप्लीट कर दिया। अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे अभी इंडेस 111 और इंडेस 28। आई विल ट्राई टू कवर अप दीज टू पोर्शंस एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सका मैं कंप्लीट करूंगा, साथ ही साथ मैं इनके क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं सेशन और सेशन में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेस 111 ज्वाइंट अरेंजमेंट्स की। सबसे पहले ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम चलेंगे इंडेस 28 में, क्योंकि सबसे पहले इंडेस 111 में हम ये समझेंगे कि ज्वाइंट अरेंजमेंट्स के अंदर ज्वाइंट वेंचर क्या होता है और ज्वाइंट ऑपरेशन क्या होता है, और उसके बाद ज्वाइंट वेंचर की अकाउंटिंग हम इंडेस 28 में सीखेंगे। तो सबसे पहले इंडेस 111, इंडेस 111 ज्वाइंट अरेंजमेंट्स, इंडेस 111 ज्वाइंट अरेंजमेंट्स। ऑल राइट। सो सबसे पहले ज्वाइंट अरेंजमेंट्स को जो डिफाइन किया गया है वो बोला गया कि ज्वाइंट अरेंजमेंट्स के अंदर ये सारे के सारे कंडीशंस होने चाहिए। ज्वाइंट अरेंजमेंट में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअली अग्रीड शेयरिंग ऑफ कंट्रोल, मतलब सबसे पहले एग्रीमेंट होना जरूरी है। उस एग्रीमेंट में ये मैंडेटरी होना चाहिए, ये एग्रीमेंट प्रेस्क्राइब करना चाहिए कि जितने भी वेंचरर्स हैं, जितने भी लोग उस ज्वाइंट अरेंजमेंट के अंदर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उन सबके पास कंट्रोल शेयर हो रहा है। वेयर द डिसीजंस टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज रिक्वायर्स यूनानिमस कंसेंट। तो कुल मिला के ज्वाइंट अरेंजमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत यह है कि कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है पार्टीज के बीच में। उन पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर कंट्रोल शेयर हो रहा है, एज वेल एज जो भी डिसीजंस, जो भी रेलेवेंट डिसीजंस लिए जाएंगे, यहां पर बोला गया है रेलेवेंट डिसीजंस। अगर कोई इररिलेवेंट डिसीजन है तो उसको नहीं देखेंगे। रेलेवेंट डिसीजंस लेने के लिए यूनानिमस कंसेंट का होना जरूरी है, यूनानिमस कंसेंट का होना जरूरी है, तो तब माना जाएगा कि ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है। उसके बाद अपन बात करें, ज्वाइंट अरेंजमेंट दो टाइप के होते हैं। ज्वाइंट अरेंजमेंट में पहला होता है ज्वाइंट ऑपरेशन और दूसरा होता है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट ऑपरेशन और ज्वाइंट वेंचर में क्या फर्क होता है? दोनों में बेसिक फर्क ये होता है कि जहां ज्वाइंट ऑपरेशन होता है, वहां जितने भी वेंचरर लोग हैं जो आपस में कंट्रोल शेयर कर रहे हैं, जो यूनानिमस डिसीजन ले रहे हैं, उन सबका राइट्स टू द असेट्स एंड ऑब्लिगेशन टू द लाइबिलिटीज इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाता है। मतलब ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मैं एक वेंचरर हूं और मेरे साथ विशाल सर वेंचरर हैं, हम दोनों ने मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर शुरू किया है। तो ये हो सकता है कि मेरे राइट्स ज्वाइंट वेंचर के अंदर, ज्वाइंट ऑपरेशन के अंदर मेरे राइट्स डिफरेंट हो और विशाल सर के राइट्स डिफरेंट हो। कंट्रोल हम शेयर कर रहे हैं, यूनानिमस डिसीजन ले रहे हैं, पर हो सकता है विशाल सर ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और मैंने कम इन्वेस्टमेंट किया है। इसकी वजह से हो सकता है कि ज्वाइंट ऑपरेशन के अंदर मान लीजिए विशाल सर ने अपना एक लैंड लेके आ गए और मैं अपना मशीन लेके आया, और ये डिसाइड हुआ कि अगर जब ये ज्वाइंट अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा तो विशाल सर अपना लैंड खुद लेके जाएंगे और मैं अपना मशीन खुद लेके जाऊंगा। मतलब वहां की ज्वाइंट ऑपरेशन की असेट्स लाइबिलिटीज में इंडिविजुअल लेवल पर राइट्स और ऑब्लिगेशन देखे जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो उसको बोला जाएगा ज्वाइंट ऑपरेशन। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अगर ऐसा होगा तो उसको बोला जाएगा ज्वाइंट ऑपरेशन। तो ज्वाइंट ऑपरेशन के अंदर अगर हम बात करें तो ज्वाइंट ऑपरेशन में वेंचरर्स के पास राइट टू द असेट्स और ऑब्लिगेशन टू द लाइबिलिटीज इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं, ओवरऑल नेट असेट लेवल पे नहीं होते हैं। जबकि यहीं पर जो जेवी होता है, ज्वाइंट वेंचर होता है, यहां पर सारे के सारे वेंचरर्स के जो राइट होते हैं वो अल्टीमेट नेट असेट्स के ऊपर होते हैं। मतलब अगर ये ज्वाइंट वेंचर बंद हुआ तो एंड में जो भी बचेगा वो वेंचरर्स आपस में बांटेंगे प्रॉपर शेयरिंग के हिसाब से। भले किसी का शेयर ज्यादा है, किसी का शेयर कम है, पर यहां पर बोला गया कि अंत में जब ज्वाइंट वेंचर खत्म हो जाएगा तो जितना भी शेयरिंग निकलेगा, जितना भी एंड में नेट असेट्स होगा, उस नेट असेट में सबको शेयर मिलेगा लास्ट के नेट असेट में। जबकि यहां पर अगर ज्वाइंट ऑपरेशन खत्म हुआ तो रिस्पेक्टिव कोई हो सकता है सिलेक्टेड असेट किसी वेंचरर के पास ले जाएगी और कुछ ऑब्लिगेशन किसी और वेंचरर की होगी। तो इसमें इंडिविजुअल लेवल पर होगा, इसमें नेट असेट लेवल पर होता है। तो और दूसरा, इफ ज्वाइंट अरेंजमेंट इज थ्रू स्ट्रक्चर्ड और थ्रू सेपरेट लीगल एंटिटी देन जनरली इट विल बी ज्वाइंट वेंचर। अच्छा, दूसरा ज्वाइंट वेंचर की एक खासियत यह है कि ज्वाइंट वेंचर के लिए सेपरेट लीगल एंटिटी का होना जरूरी है। ज्वाइंट वेंचर के लिए सेपरेट लीगल एंटिटी का होना जरूरी है। गाइस, अंडरस्टूड और नॉट?
दूसरा, अकाउंटिंग अंडर द ज्वाइंट अरेंजमेंट्स। ज्वाइंट अरेंजमेंट्स की अब अकाउंटिंग क्या होती है, हमने क्लासिफिकेशन देख लिया कि ज्वाइंट ऑपरेशन क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर क्या होता है। अब अपन देखेंगे अकाउंटिंग अंडर ज्वाइंट अरेंजमेंट्स। ज्वाइंट अरेंजमेंट्स की अकाउंटिंग क्या होती है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर है तो आपको इक्विटी मेथड लगाना है एज पर इंड AS 28, जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे। दूसरा, अगर आपका ज्वाइंट ऑपरेशन है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट ऑपरेशन में है तो ज्वाइंट ऑपरेशन एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ज्वाइंट ऑपरेशन एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। तो आप इस ज्वाइंट ऑपरेशन को कंसोलिडेट नहीं करोगे। हाँ, इसमें करोगे क्या, उस ज्वाइंट ऑपरेशन में जितना भी आपका शेयर है उसकी असेट्स और लाइबिलिटीज में, वो शेयर ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। सो यहां पर नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ जेओ आर मेंटेन्ड। ईच वेंचरर शेयरिंग कंट्रोल शेल रिकॉर्ड इट्स ओन शेयर इन असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस ऑफ जेओ। तो जेओ में जो भी इनकम हो रही है उसमें मेरा 20% इंटरेस्ट है, तो 20% ऑफ ओवरऑल सेल्स ऑफ जेओ मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। उस जेओ में जो भी एसेट्स हैं, उन एसेट्स में मेरा कितना शेयर है, 20% है। मान लो उसमें भी जो लैंड है वो तो विशाल सर की है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, पर प्लांट एंड मशीनरी पूरी मेरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी मैं अपनी पूरी रिकॉर्ड करूंगा। डेटर्स में विशाल सर का 60 है, मेरा 40 है, तो डेटर्स का 40% मैं रिकॉर्ड करूंगा। एक्सपेंसेस भी हम 50-50 बेयर कर रहे हैं, तो मैं एक्सपेंसेस अपने 50% रिकॉर्ड करूंगा। इस तरीके से तो यहां पर हर एक वेंचरर अपनी बुक्स में अपना अपना शेयर ऑफ असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। इफ देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन वेंचरर एंड जेओ, अब मान लो ज्वाइंट ऑपरेशन और वेंचरर के बीच में अगर मान लो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो यहां पर वेंचरर अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेगा। वेंचरर सेलिंग द गुड्स और परचेजिंग द गुड्स फ्रॉम जेओ, तो ऐसे केस में वेंचरर शेल रिकॉर्ड इट्स ओन शेयर विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑन सच ट्रांजेक्शन। कुल मिला के वेंचरर अपने शेयर का प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करेगा। उसने अगर मान लो ज्वाइंट ऑपरेशन को बेचा है, तो मैंने अगर मान लो 1 लाख रुपीस की कोई चीज 120 में बेची, तो मुझे 20 का प्रॉफिट हुआ, पर मैंने जिसको बेची है उसमें मैं भी तो वेंचरर हूं, तो मेरा मान लो उस 20,000 के प्रॉफिट में 50% हिस्सा मेरा ही है, तो मैं सिर्फ बाकी का 10,000 रुपीज का प्रॉफिट रिकॉर्ड करूंगा। अब आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझिए। फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, दो वेंचरर हैं, दोनों ने ज्वाइंट ऑपरेशन स्टार्ट किया और 50-50% के शेयरिंग पर स्टार्ट किया। नाउ ए लिमिटेड सोल्ड रॉ मटेरियल टू इट्स ज्वाइंट ऑपरेशन कॉस्टिंग ₹5 लाख ऑफ ₹6 लाख। अब कुल मिला के ए लिमिटेड ने 5 लाख रुपीस के गुड्स को 6 लाख में बेचा, तो कितना प्रॉफिट कमाया, 1 लाख रुपीस का, पर उसमें ए का खुद का शेयर कितना होगा, 50,000, तो ए सिर्फ बाकी का बचा हुआ 50,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगा। ध्यान से देखिए कैसे रिकॉर्ड करेगा। ए को रिकॉर्ड करने से पहले अपन बी देखते हैं, तो बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा भाई ज्वाइंट ऑपरेशन ने 6 लाख रुपीस के गुड्स खरीदे, उसके 6 लाख की परचेज में मेरा 3 लाख का परचेज शामिल है, क्योंकि 50-50 है, तो बी लिमिटेड अपना परचेज का शेयर 3 लाख रुपीस रिकॉर्ड करेगा और बी लिमिटेड बोलेगा कि भाई हमारा क्रेडिटर है, मुझे ए को देना पड़ेगा 3 लाख रुपीस, क्योंकि बाकी का 3 लाख रुपीस तो ए का खुद का है। तो बी ने रिकॉर्ड किया शेयर इन परचेज अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड। अब ए लिमिटेड बोलेगा कि बी लिमिटेड ने उसको क्रेडिट किया है, तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को डेबिट करेगा, डेटर्स 3 लाख रुपए बी से वो लेगा, क्योंकि कहीं अल्टीमेटली जो ज्वाइंट ऑपरेशन है वो तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, हम जेओ को डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकते। ज्वाइंट ऑपरेशन के अंदर जो वेंचरर लोग हैं हम उन्हीं को डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 लाख मुझे बी से लेने हैं। इसके अलावा उसकी परचेज में जेओ की परचेज में मेरा खुद का हिस्सा है, पर मैं जानता हूं कि उसकी परचेज जो 6 लाख की है उसमें 1 लाख का तो प्रॉफिट है, तो परचेज हटा के जो कॉस्ट है 5 लाख में मेरा हिस्सा है, मैं 250 मतलब 50% का परचेज का रिकॉर्ड करूंगा और मैं सेल बुक करूंगा 5,50,000 की। 5,50,000 की मैं सेल इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मैंने वैसे तो सेल किया 6 लाख में, बट उसमें जो 1 लाख का प्रॉफिट है, 1 लाख के प्रॉफिट में से मैं सिर्फ 50,000 का प्रॉफिट बुक कर रहा हूं सेल्स के रूप में, बाकी का मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा। तो इस हिसाब से जो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस होंगे तो वेंचरर अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेगा। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब ज्वाइंट ऑपरेशन होता है, ये वाला ज्वाइंट ऑपरेशन होता है, तो यहां पर इंड AS 103 के भी कुछ इंपैक्ट आ सकते हैं। यहां पर बोला गया है कि जब एक वेंचरर ज्वाइंट ऑपरेशन में इन्वेस्ट कर रहा है, उसका शेयर है असेट्स में, उसका शेयर है लाइबिलिटीज में, उसका रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग भी वो कर पा रहा है, कंट्रोल भी कर पा रहा है, भले वो यूनिनमस कंसेंट के हिसाब से, तो उसको ये चेक करना है वेंचरर को कि क्या बिजनेस की डेफिनेशन कंप्लीट हो रही, फुलफिल हो रही है कि नहीं। बिजनेस मतलब इंड AS 103 के हिसाब से क्या ये एक तरीके से बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है कि नहीं। तो ज्वाइंट ऑपरेटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल अप्लाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंड AS 103 दैट डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द गाइडेंस गिवन इन 111।
कहने का मतलब, अगर मान लीजिए मैं एक ज्वाइंट ऑपरेटर हूं और मेरा 40% हिस्सा है ज्वाइंट ऑपरेशन में, तो मुझे ये देखना है कि क्या उस ज्वाइंट ऑपरेशन को मैं एज अ बिजनेस की तरह देख पा रहा हूं। तो एक तरीके से मैंने 40% बिजनेस को एक्वायर कर लिया। अब मैं इंड एस 103 के वो सारे रिक्वायरमेंट फॉलो करूंगा टू द एक्सटेंट ऑफ 40% जो नॉर्मली बिजनेस कॉम्बिनेशन में फॉलो होते हैं। अब यहां पर मैं क्या क्या करूंगा, यहां पर मैं जब अपना 40% का शेयर रिकॉर्ड करूंगा, तो ज्वाइंट ऑपरेशन में जितने भी असेट्स हैं उसका 40% मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उसका 40% मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। उसके बाद मैं डेफर्ड टैक्सेस भी रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मैं फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहा हूं असेट्स एंड लाइबिलिटीज को। यस, मतलब 103 बोलता है कि आप असेट्स लाइबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो, तो आप भी उसको फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद रिकॉग्नाइज द एक्सेस ऑफ कंसीडरेशन ट्रांसफर ओवर द नेट एसेट एज गुडविल, मतलब मैं गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज भी रिकॉर्ड करूंगा, बट मैं क्या रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं एनसीआर रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्योंकि नॉर्मली कंसोलिडेशन जब आप करते थे, जहां पर आपका 80-90% शेयर होता था, तो आप 100% नेट एसेट्स लेके आके आप रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शनेट शेयर एनसीआई का दिखाते थे। हम यहां पर बिजनेस कॉम्बिनेशन उतने एक्सटेंड तक फॉलो करेंगे जितने एक्सटेंड तक हमारा इंड एस 111 की गाइडलाइन कंफ्लिक्ट नहीं हो रही। मतलब यहां पर हम एनसीआई बुक नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ 40% ऑफ नेट एसेट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहां पर बेसिकली जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, मतलब पीसी, हम उसको कंपेयर करेंगे 40% ऑफ नेट एसेट्स एट फेयर वैल्यू, और इससे हमें मिलेगा गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेस, और उसको भी हम रिस्पेक्टिवली रिकॉर्ड करेंगे। प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट इन जॉइंट ऑपरेशन आर नॉट रीमेजर्ड। हाँ, यहां पर यह भी है कि जैसे आपको स्टेप एक्विजिशन में पढ़ाया गया था कि सपोज आपने कोई प्रीवियस इन्वेस्टमेंट करके रखा था 20% का, और आप फर्दर 60% इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो जो 20% आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा था, उसको आप सीओसी में फेयर वैल्यू पे, आज की डेट पर फेयर वैल्यू करते हो। ऐसा ही सेम अगर ज्वाइंट ऑपरेशन में है कि आपका 40% इंटरेस्ट है, उसमें से 5% आपका प्रीवियस इन्वेस्टमेंट है, आप इसको आज फेयर वैल्यू नहीं करोगे। ये अलाउड नहीं है, ये आपको अलाउड नहीं है 103 वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारा ज्वाइंट अरेंजमेंट है। दैट्स इट, यही था आपका ज्वाइंट अरेंजमेंट। ज्वाइंट अरेंजमेंट में और कुछ बातें हैं ही नहीं बच्चों, बस इतना ही है ज्वाइंट अरेंजमेंट। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस दिखा देता हूं कि क्वेश्चंस क्या हैं। ज्वाइंट अरेंजमेंट में मैंने आपको 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए हैं, मिनिमम ये 3 क्वेश्चन आप जरूर देख के जाइएगा, मास्टर पीडीएफ वगैरह ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। अब इसमें आप पहला ये क्वेश्चन देखिए कितना है, क्या है। पहले क्वेश्चन में क्या है, रजत लिमिटेड, राहुल लिमिटेड, ये 2 कंपनीज मिलकर ज्वाइंट अरेंजमेंट कर रही हैं और एक पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट कर रही हैं। पार्टनरशिप फॉर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, मतलब ये एक अपने आप में जेओ है, ज्वाइंट ऑपरेशन है। और मेजर्स आरआर, इनमें इन दोनों का 50-50% शेयर है। अब ये मेजर्स आरआर की बैलेंस शीट है, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, अदर एसेट्स, लोन 1, लोन 2 लायबिलिटीज, रजत का कैपिटल, और ये करेक्शन कर दीजिएगा, ये राहुल का कैपिटल है नीचे वाला। अब राहुल हैज अ फुल राइट ऑन लैंड एंड फुल ऑब्लिगेशन ऑफ लोन 2। देखिए, यही मैं आपको कहना चाहता था, अगर ऐसी बातें आ रही हैं तो समझ जाना कि वो जेओ है। तो जेओ में क्या होता है ना, हर एक वेंचरर का अपना अपना अलग अलग तरीके से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं। सबकी ऑब्लिगेशन, सबके राइट्स नेट एसेट्स में नहीं होते हैं। फिर रजत एंड राहुल हैज 50-50 इन ऑल अदर्स, बाकी सभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज में उनका 50-50 है। आरआर वाज फॉर्म्ड ऑन 1/4/23, डीओए विद द इनिशियल कैपिटल ऑफ 48 लाख बाय रजत एंड 52 लाख बाय राहुल। तो राहुल ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 52 लाख रुपीस का। अब फेयर वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 40 लाख, और फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 45 लाख। डिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर राहुल। अगर राहुल लिमिटेड कौन है, राहुल लिमिटेड एक ऑपरेटर है। अगर राहुल लिमिटेड को ऐसा लगता है कि ये पार्टनरशिप फर्म जो मेजर्स आ रही है अपने आप में एक बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल हो रही है, ये बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, तो ऐसे केस में राहुल लिमिटेड 103 की भी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेगा, और राहुल लिमिटेड बेसिकली गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज भी निकालेगा अपने परसेंटेज ऑफ शेयर के हिसाब से। अब वो कैसे निकालेगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले राहुल लिमिटेड के लिए जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 52 लाख। अब राहुल लिमिटेड नेट एसेट्स क्या क्या लेके आएगा, राहुल लिमिटेड नेट एसेट्स के फॉर्म में जो लैंड है, लैंड वो पूरा का पूरा 30 लाख रुपीस का लेके आएगा। ध्यान से देखिए, लैंड आप पूरा का पूरा 30 लाख का लेके आएगा। फिर जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो अदर एसेट्स में आ गई, जिसमें उनका 50-50 है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का फेयर वैल्यू कितना है, 40। फेयर वैल्यू इसीलिए क्योंकि 103 भी बोलता है कि फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, तो 40 का आधा 20 लाख। फिर प्लांट एंड मशीनरी, उसका भी आधा 22,50,000।
फिर अदर असेट्स 45 लाख, उसका भी आधा 22 लाख 50,000, ये देखिए। उसके बाद लाइबिलिटीज की बात करें तो 17 लाख का आधा 8 लाख 5,000, सॉरी 8 लाख 50,000। फिर आपका लोन टू राहुल का पूरा पूरा है 8 लाख रुपीस का, और लोन वन में 15 लाख का आधा 7 लाख 50,000। तो इस तरीके से नेट असेट्स हम लेके आए, तो नेट असेट्स हमारी ओवरऑल आ गई 71 लाख की, 71 लाख की नेट असेट्स आ गई। और इन्वेस्टमेंट्स हमने किए हैं राहुल लिमिटेड ने 52 लाख के, तो ये हो गया गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज 19 लाख रुपीस का। 19 लाख रुपीस का गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज राहुल लिमिटेड अपना जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा तो उसमें गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज दिखाएगा, और ये सारी असेट्स लायबिलिटीज दिखाएगा। मतलब जब राहुल लिमिटेड अपना सीएफएस बनाएगा तो शेयर इन लैंड एंड बिल्डिंग, शेयर इन प्लांट एंड मशीनरी, शेयर इन अदर असेट्स और पूरा पूरा लैंड दिखा देगा, शेयर इन अदर लायबिलिटीज दिखाएगा, पूरा पूरा लोन टू दिखाएगा, शेयर इन लोन वन दिखाएगा। इस तरीके से वो दिखाएगा और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज रिकॉर्ड करेगा। उसको ये 52 लाख रुपीस खाली खाली दिखाने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं आपका प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। मतलब ये हुआ कि जो मैंने आपको ये वाला फंडा करवाया था, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। तो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड फॉलो किया जाएगा अगर आप जो एक्वायर कर रहे हो, जो ऑपरेशन है वो आपका बिजनेस की डेफिनेशन में फॉलो हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 127 है। ये क्वेश्चन बेसिकली इसमें आपको ये पूछा गया है कि बताइए इसमें ज्वाइंट अरेंजमेंट होगा कि ज्वाइंट वेंचर होगा, या ज्वाइंट ऑपरेशन होगा कि ज्वाइंट वेंचर होगा। तो आइए, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग सिमिलर टाइप ऑफ मोबाइल फोन्स, इन्होंने मिलकर एक ज्वाइंट अरेंजमेंट बनाई, और उस अरेंजमेंट के अंदर both X, Y are to use their own assets to manufacture the mobile phone. अपनी अपनी assets यूज करेंगे. Both are responsible for the liabilities related to their respective manufacturing. ठीक है. Arrangement also lays down the distribution revenue from the sale of the mobile phones and expenses incurred thereof. X Limited, however, has the exclusive control over the marketing एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अपने आप में एक रेलेवेंट एक्टिविटी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि रेलेवेंट एक्टिविटीज का के ऊपर यूनानिमस कंसेंट होना चाहिए, जबकि एक्स लिमिटेड बोल रहा है कि उसका एक्सक्लूसिव कंट्रोल है मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ऊपर। मतलब यहां पर यूनानिमस कंसेंट नहीं है। ऐसे केस में वो वाई का कंसेंट नहीं लेता, तो नो सेपरेट लीगल एंटिटीज क्रिएटेड फॉर द अरेंजमेंट। बताइए ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है कि नहीं? द आंसर इज नो, ये ज्वाइंट अरेंजमेंट नहीं है, बिकॉज यहां पर यूनानिमस कंसेंट नहीं है, यहां पर शेयरिंग ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो पहले केस में आपका ज्वाइंट अरेंजमेंट ही नहीं है, वेंचर और ऑपरेशन की तो बात दूर दूर तक हो गई। दूसरा, कंटिन्यूइंग विथ वन अबव, what would be the classification of joint arrangement if X and Y both jointly control all the relevant activities of joint arrangement including all the marketing and distribution function? अब वो बोल रहा है कि दोनों मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में दोनों का राइट्स है और ये आपस में यूनानिमस डिसीजन भी कर रहे हैं। तो हाँ, अब ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है, और ये ज्वाइंट अरेंजमेंट के साथ साथ ये ज्वाइंट ऑपरेशन होगा, बिकॉज सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट नहीं की गई है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट नहीं की गई है, तो सेकंड वाले का आंसर होगा ज्वाइंट ऑपरेशन। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपका सीधा सीधा ज्वाइंट ऑपरेशन है। What would be the classification of joint arrangement if under the terms of the arrangement a separate legal entity is created to manufacture the mobile phone? अब सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट की गई है, बाकी सारी चीजें वही है कि भाई दोनों का शेयरिंग ऑफ कंट्रोल है, यूनानिमस कंसेंट है, और रिलेवेंट एक्टिविटीज में भी दोनों को शेयर कर रहे हैं। अब सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो आपको यहां ये आंसर करना पड़ेगा। ये शॉर्ट आंसर आप नहीं करना कि ये ज्वाइंट वेंचर है, आप ये बोलोगे कि अगर एक्स और वाई दोनों का राइट असेट्स में है, ऑब्लिगेशन टू द लाइबिलिटीज है, राइट टू द असेट्स एंड ऑब्लिगेशन टू द लाइबिलिटीज है, तो ये जॉइंट ऑपरेशन होगा। पर अगर राइट टू द नेट असेट्स ऑफ द वेंचर है, राइट टू द नेट असेट्स ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट है, डायरेक्टली नेट असेट्स में सबका राइट है, मतलब अगर ये जॉइंट ऑपरेशन खत्म हो गया, अगर ये जॉइंट अरेंजमेंट खत्म हो गया, तो अंत में जो भी बचेगा उसको एक्स और वाई आपस में बांटेंगे, तो ये जॉइंट वेंचर है। पर अगर ये जॉइंट अरेंजमेंट खत्म हुआ तो ये लोग अपनी अपनी रिस्पेक्टिव असेट लाइबिलिटीज चुकाएंगे, ले जाएंगे, ये लोग नेट असेट्स में भागीदार नहीं है, तो ये फिर जॉइंट ऑपरेशन है। तो आंसर इसका दोनों होगा। Continuing with 3 above, the joint arrangement is a means of manufacturing mobile phones on a common platform, but output of the joint arrangement is purchased by both X and Y in the ratio of 50-50. Arrangement cannot sell the output to third party. Arrangement जो है वो बोल रहे हैं कि हम जितना भी मोबाइल फोन बनाएंगे इस ज्वाइंट अरेंजमेंट से, वो हम ही खरीद लेंगे और अपने अपने हिसाब से बेचेंगे, हम थर्ड पार्टी कस्टमर्स को बेचने नहीं देंगे। ठीक है ना? इस अरेंजमेंट से कभी भी मोबाइल फोन आउटसाइड पार्टीज को नहीं बिकेगा, और पूरा का पूरा हम अपने से ही ले लेंगे। भाई सीधी बात है, आपने अरेंजमेंट को एक तरीके से अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया कैश वगैरह के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ये एक तरीके से ज्वाइंट वेंचर हो ही नहीं सकता, ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन है। ज्वाइंट वेंचर होने के लिए एक इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। ठीक है, वुड योर आंसर इन फोर्थ अबव बी डिफरेंट इफ एक्स एंड वाई सोल्ड देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ आउटपुट टू द थर्ड पार्टीज? ये लोग इससे परचेज करके थर्ड पार्टी को बेचेंगे तो भी अपना आंसर सेम ही रहेगा, ये ज्वाइंट ऑपरेशन ही है। लास्ट, द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स ऑफ द अरेंजमेंट वाज मॉडिफाइड
नाउ द ज्वाइंट अरेंजमेंट एंटिटी इज नॉट अप्लाइज टू सेल द आउटपुट टू एक्स वाई एंड ऑल्सो एबल टू सेल द आउटपुट टू द थर्ड पार्टी। अब ज्वाइंट अरेंजमेंट थर्ड पार्टी को भी बेच पाएगी, तो डेफिनेटली यहां पर आपने उसको इंडिपेंडेंट कर लिया। अब जो ज्वाइंट अरेंजमेंट है वो आउटसाइड पार्टीज को भी बेच पाएगी, मतलब वो इंडिपेंडेंट तो होने के चांसेस यहां पर ज्यादा है कि वो जेवी होगी। ठीक है, इस तरीके से आपके आंसर्स रहेंगे। यहां पर मैंने ये चीजें कुछ कुछ हाईलाइट की हुई है, देख लेना। अब आते हैं अपना एक तीसरा आपका क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 128। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं दो बार आया है, एक तो आरटीपी में नवंबर 21 में और एमटीपी नवंबर 22 में आया है। ये क्वेश्चन में बेसिकली हो क्या रहा है कि ये तीन अलग अलग कंपनी लोग हैं। कंपनी जेड जो, अब इन तीनों कंपनी का मिलकर एक वेंचर के अंदर शेयर है, अपना अपना शेयर है, 30%, 60%, 10% शेयर है। ये वेंचर है आपस में, ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है अपने आप में, ये एक ज्वाइंट अरेंजमेंट है। अब हो क्या रहा है कि इन तीनों का शेयर है, पर उसमें से जो कंपनी जेड है ना, वो कंपनी एक तरीके से ये कंपनी इस ज्वाइंट अरेंजमेंट से बाहर निकल रही है, इसको बाहर निकाला जा रहा है और ये अपने सारे असेट्स लायबिलिटीज इन दोनों को बेच के जा रही है। तो मतलब अब हो क्या रहा है, जो कंपनी एक्स है वो कुछ पोर्शन कंपनी जेड के शेयर का खरीद रही है और बाकी कंपनी वाई खरीद रही है। तो पहले तो देखना पड़ेगा कि कंपनी जेड का 10% का हिस्सा इस पूरे ज्वाइंट अरेंजमेंट में कितना कितना था। तो आपको सामने ये दिया गया है, ये कंपनी जेड है। कंपनी जेड बंद हो रही है एक तरीके से और अपना हिस्सा बेच के जा रही है। तो कंपनी जेड की उन्होंने 31 मई और 30 जून को उन्होंने वैल्यू देके रखी है कि कंपनी जेड में पीपी है, कंपनी जेड में राइट ऑफ यूज एसेट है, कंपनी जेड में इतने सारे असेट्स है और इतने सारे लायबिलिटीज है। ठीक है ना। अब ये अपना हिस्सा कंपनी एक्स और वाई को बेच के जा रही है, जिसमें कंपनी एक्स जो है, जो कंपनी एक्स है वो 33.33% शेयर खरीद रही है कंपनी जेड का। ठीक है ना। बाकी चीजें और क्या दी हुई हैं इसके अलावा, और ये दिया हुआ है कि एग्रीमेंट हो गया है 31 मई का, पर एक्स को जो है वो अप्रूवल लेना जरूरी है। यहां पर लिखा हुआ है कि भाई गवर्नमेंट का अप्रूवल उनको मिला है 30 जून को। तो मैंने आपको इंड AS 103 में बता दिया था कि आप डेट ऑफ एक्विजिशन क्या मानोगे, एग्रीमेंट डेट या अप्रूवल डेट। अगर अप्रूवल नेसेसरी है, बिना अप्रूवल के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, अप्रूवल बोल रहा है, देखिए गिव एसेंशियल है, तो ऐसे केस में अप्रूवल डेट विल बी द ट्रीटेड एज डेट ऑफ एक्विजिशन। तो यहां पर 30 जून अप्रूवल डेट को डेट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। अब यहां पर सबसे पहले ये पूछ रहा है, ये सब चीजें बता रहा है, सबसे पीछे पूछ रहा है अबव एक्विजिशन फॉल्स अंडर द बिजनेस और एसेट एक्विजिशन। ये पूछ रहा है कि ये जो एक्स ने कंपनी जेड का कुछ हिस्सा खरीदा है, ये बिजनेस एक्विजिशन है कि एसेट एक्विजिशन है। तो बिजनेस एक्विजिशन ये तब माना जाएगा जब इनपुट, प्रोसेस, सब्सटेंटिव प्रोसेस और आउटपुट हो। अगर ये कंपनी जेड का करंटली आउटपुट हो पा रहा है, कंपनी जेड आउटपुट कर पा रही है और उसका स्किल्ड वर्कफोर्स हमने अडॉप्ट किया है, तो ये बता रहा है यहां पर कि हाँ ये बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल हो रहा है और हमने जो बिजनेस एक्वायर किया, हमने जो एक्वायर किया है वो बिजनेस एक्विजिशन है, ये एक एसेट एक्विजिशन नहीं है। अब क्योंकि ये बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल हो गया, तो कंपनी एक्स जब कंपनी जेड का 33% शेयर एक्वायर करेगी तो वो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड फॉलो करेगी। हाँ जी, वो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड फॉलो करेगी, मतलब वो उसके पीपी, वो उसके राइट ऑफ यूज असेट, वो उसके डेवलपमेंट CWIP, जितने भी असेट्स लायबिलिटीज है उसका प्रोपोर्शनेट हिस्सा अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। तो ध्यान से देखिए यहां पर वो कितना कितना हिस्सा रिकॉर्ड कर रही है, ध्यान से देखिए वो कितना कितना हिस्सा रिकॉर्ड कर रही है। फेयर वैल्यू ऑफ पीपी एंड डेवलपमेंट CWIP मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की फेयर वैल्यू है 5 लाख एंड 2 लाख। तो 5 लाख का 33%, 5 लाख का 33% मतलब कितना, 166650। तो आप देखोगे तो उन्होंने यहां पर 166650 हमने रिकॉर्ड कर लिया। ये सर 10 लाख क्या है, ये बेटा एक्स के फिगर्स हैं और एक्स ने एक्विजिशन कितना किया, इतना। तो एक्स टोटल जब अपनी वापस से बैलेंस शीट बनाएगा तो वो इसका इतना हिस्सा दिखाएगा और टोटल मिला के दिखा देगा। तो एक्स ने क्या क्या एक्वायर किया, एक्स ने प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर किया। वैसे ही एक्स जितनी भी चीजें एक्वायर करके लाएगा वो सब अपने अपने बुक्स में दिखाएगा। उसके बाद फेयर वैल्यू CWIP की है 2 लाख, तो 2 लाख का 33.33% मतलब 66666 वो दिखाएगा, 66666 यहां पर वो दिखाएगा 66666। एक सेकेंड, हाँ ये देखिए ये 66666 यहां रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, एक्विजिशन पर, और ये CWIP इस तरीके से वो दिखाएगा। इस तरीके से वो सारे असेट्स एंड सारे लायबिलिटीज को दिखाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां पर आपको क्या करना है, वो उसके सारे असेट्स लायबिलिटीज लेके आ रहा है। इसके अलावा फेयर वैल्यू ऑफ ऑल अदर असेट्स लायबिलिटीज सेम माने जाएंगे कैरिंग अमाउंट की वजह से। वो उसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लेके आ रहा है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। टैक्स रेट 30% दिया हुआ है, मतलब DTA DTL निकलेगा। यहां पर सिर्फ 2 असेट्स के कारण आपका DTA DTL निकलेगा, बिकॉज
हम दो असेट्स का फेयर वैल्यूएशन अलग है और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैरिंग अमाउंट अलग है। कैरिंग अमाउंट कितनी है? जैसे पीपी की कैरिंग अमाउंट है 3 लाख, तो 3 लाख का 33.333 कितना? 99999। तो ये कैरिंग अमाउंट हो गया, ठीक है ना, ये कैरिंग अमाउंट हो गया। और हमने एक्वायर किया 1666 पे, ज्यादा पे एक्वायर किया तो डिटेल बनेगा। वैसे ही ये कैरिंग अमाउंट CWIP का 333330 है और हमने एक्वायर किया 66660 पे, तो यहां पर हमने डीटीएल रिकॉर्ड किया, तो डीटीएल निकाला जाएगा अलग से, डेफर टैक्स लायबिलिटी निकाली जाएगी अलग से 30,000 के अप्रॉक्स की, और वो डेफर टैक्स लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड किया जाएगा 30,000 रुपीज में। आई मेरी बात समझ में? तो इस तरीके से हम असेट लायबिलिटी बुक करेंगे। अब हम असेट लायबिलिटी हमने नेट असेट सबकी सब हमने एक्वायर कर ली, और हमने ये कितने में खरीदा? हमने ये खरीदा आगे बता रहा होगा यहां पर 1 लाख रुपीस में, मतलब ये हो गया पीसी। अब आप क्या करोगे? 1 लाख रुपीस को पीसी को कंपेयर करोगे 33.33% ऑफ द नेट असेट्स एक्वायर्ड। तो हमने जो भी नेट असेट्स एक्वायर की, ये देखिए हमने ये सारी की सारी नेट असेट्स एक्वायर की, और हमने जो पीसी दिया, वो जो हमने पीसी दिया, वो पीसी हमने बेसिकली 1 लाख रुपीस का पीसी दिया। इससे हमारा गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज आ जाएगा, यहां पर हम चेक कर सकते हैं कि कितना आया। तो कुल मिला के हमने जो नेट एसेट्स एक्वायर की वो 119988 की एक्वायर की, और हमने जो कंसिडरेशन पे किया वो 1 लाख रुपीस का पे किया, तो हमारा गेन ऑन बार्गेन परचेज आ गया 19,998। क्या क्या एक्वायर करके आए? हम सारे के सारे नॉन करंट एसेट्स एक्वायर करके आए, हम करंट एसेट्स एक्वायर करके आए कैश बैंक छोड़कर, नॉन करंट लायबिलिटी एक्वायर करके आए, करंट लायबिलिटी एक्वायर करके आए, और हमने अलग से डेफर टैक्स लायबिलिटी बनाया। जो हमने नॉन करंट एसेट्स एक्वायर की उसमें हमने दो असेट्स को फेयर वैल्यू पे एक्वायर किया, बस ये। तो हमारा गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज आ गया, और अकॉर्डिंगली हम गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज दिखा देंगे, रिस्पेक्टिव 33% के हिसाब से हम नेट एसेट्स का शेयर दिखा देंगे, और हमारी कंसोलिडेशन इस तरीके से हो जाएगी। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखने में थोड़ा सा टफ लगता है, बट क्वेश्चन बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा। ये था आपका 111 ज्वाइंट अरेंजमेंट। अब बात करते हैं आपकी इंड AS 28 की। अब बात करते हैं इंड AS 28 की। इंड AS 28 क्या बात करता है? इंड AS 28 बात करता है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर। ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर आपका ज्वाइंट अरेंजमेंट का नेचर ज्वाइंट वेंचर है तो उसके ऊपर इक्विटी मेथड लगेगा इंड AS 28 के हिसाब से। अब इंड AS 28 में दो कंपनीज एप्लीकेबल है, एक तो आपका इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट वेंचर में है, दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट एसोसिएट कंपनी में। एसोसिएट कंपनी कौन होती है? एसोसिएट कंपनी वो होती है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट मिनिमम इन्वेस्टमेंट 20% हो या 20% से ज्यादा हो और 50% से कम हो, क्योंकि अगर 50% से ज्यादा हुआ तो आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 20% या उससे ज्यादा है तो माना जाएगा कि आपका उस कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल नहीं है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आपके पास पावर है, आप उस कंपनी के रेलेवेंट डिसीजंस नहीं ले सकते, आप उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और इस वजह से आपका वो एसोसिएट कंपनी बन गई। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हो गया, आपके पास इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर हो गया। आप इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर के ऊपर इक्विटी मेथड लगाते हो अपने CFS में। क्या लगाते हो? इक्विटी मेथड लगाते हो अपने CFS में। अब इक्विटी मेथड अपन कैसे लगाएंगे? वेट अ मिनट, हम इक्विटी मेथड कैसे लगाएंगे? इक्विटी मेथड में क्या होता है? इक्विटी मेथड में हम अपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करते हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। होता क्या है कि डेट ऑफ एक्विजिशन है आपकी यहां पर, और ये आपकी बैलेंस शीट डेट है। डेट ऑफ एक्विजिशन पर आप अपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को इक्विटी मेथड के हिसाब से मेजर करते हो। आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है मान लो 5 लाख। आपको क्या करना होता है? आपको देखना पड़ता है कि नेट असेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स ऑफ जेवी ऑब्लिक एसोसिएट कितने हैं। मान लो असेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स ऑफ जेवी ऑब्लिक एसोसिएट है लेट अस से 30 लाख, और इसमें आपका जो हिस्सा है वो है मान लीजिए 25%। तो 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 25%, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 7,50,000। सो 30 लाख के नेट असेट्स हैं जेवी एसोसिएट के, उसमें आपका हिस्सा है 25%। तो आप इसको इक्विटी मेथड कैसे लगाते हो? आप बोलते हो कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख रुपीस में, बट आज आपके पास उनके नेट असेट्स में 7,50,000 का हिस्सा है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को 2,50,000 से बढ़ा दोगे। जब आप
कंपेयर करोगे इक्विटी मेथड में, तो अगर आपको दिख रहा है कि नेट एसेट्स, आपके नेट एसेट्स में जो शेयर है वो ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम है, तो आप बाकी के अमाउंट से 2,50,000 से आप अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दोगे, एंट्री पास करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हाँ जी, आप ऐसा करोगे। क्लियर हुआ कि नहीं? इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा मतलब मान लीजिए 30 लाख की जगह पर, मान लीजिए 30 लाख की जगह पर 18 लाख हो जाता। अब आप 18 लाख का 25% करोगे तो ये आपका आएगा 7 पॉइंट, ये आएगा आपका 4,50,000। और 4,50,000 मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि आपको शेयर मिल रहा है 4,50,000 का। तो जो रेस्ट 50,000 है आप उसको गुडविल ट्रीट करोगे, और गुडविल की कोई एंट्री पास आप नहीं करोगे। बस आप ये बताओगे कि जो आपके इन्वेस्टमेंट से 5 लाख के, इट इंक्लूड्स 50,000 रुपीज ऑफ गुडविल, मतलब आपने एडिशनल पैसा 50,000 रुपीज खर्च किया है, जबकि उसके बदले आपको 4,50,000 के ही शेयर ऑफ नेट एसेट्स मिले हैं। तो इक्विटी मेथड का मतलब होता है अपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को शेयर ऑफ नेट एसेट्स के साथ कंपेयर करना। जब आप नेट एसेट्स की बात करते हो तो नेट एसेट्स आप वैसे ही निकालते हो जैसे नेट एसेट्स हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन में निकालना सीखा है, मतलब वही इक्विटी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, या फिर ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज, और हम उनको फेयर वैल्यू पे निकालते हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो डेट ऑफ एक्विजिशन पर या तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम है और नेट एसेट्स की कॉस्ट ज्यादा है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को बढ़ा देते हो और रिस्पेक्टिव कैपिटल रिजर्व में बुक करते हो, या तो फिर नेट एसेट्स का शेयर कम है और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ज्यादा है, तो जो बीच का डिफरेंस आता है उसको हम गुडविल बोलते हैं, और गुडविल को हम सिर्फ डिस्क्लोज करने के लिए दिखाते हैं कि इट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स गुडविल। इस तरीके से होता है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन पर आज आपने इक्विटी मेथड लगा लिया। क्या ये इक्विटी मेथड सिर्फ वन टाइम लगेगा? नहीं, इक्विटी मेथड आप डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद आप फर्दर इक्विटी मेथड लगाओगे हर बैलेंस शीट डेट पर। अब आप कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, क्योंकि आप डेट ऑफ एक्विजिशन पर इक्विटी मेथड लगा चुके हो। अब हर बैलेंस शीट डेट पर आपको इक्विटी मेथड लगाने के लिए बस आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एसोसिएट या जेवी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद एसोसिएट जेवी का आपको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट चाहिए। अब वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एसोसिएट जेवी का उसके पीएनएल में होगा या फिर उसके ओसीआई में होगा। अगर उसके पीएनएल में होगा तो उसमें आपका 25% शेयर, उसके ओसीआई में होगा तो उसमें आपका 25% शेयर, और रिस्पेक्टिवली उतना आप अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दोगे अगर प्रॉफिट है, घटा दोगे अगर लॉस है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर जो पोस्ट एक्विजिशन पीएनएल अकाउंट है, यहां पर जेवी कंपनी ने, एसोसिएट कंपनी ने मान लो 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया, और जो ओसीआई लॉस किया वो ओसीआई लॉस 50,000 रुपीस का किया, ऐसा। अब उसमें हमारा शेयर कितना है? 25%। तो हम क्या करेंगे? 3 लाख रुपीस में हमारा 25% कितना हुआ? 3 लाख में 25% हुआ 75,000। तो हम 75,000 से अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा देंगे, और ओसीआई लॉस 50,000 है, उसमें हमारा 25% मतलब 12,500 से हम अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरा देंगे। तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी कितने से? 75,000 से, और हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटेगी कितने से? 12,500 से। तो नेट हमारे इन्वेस्टमेंट 75 माइनस 12,500 मतलब हमारे नेट इन्वेस्टमेंट 62,500 से बढ़ेंगे। हम एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री पास करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 62,500, शेयर इन ओसीआई, क्योंकि ओसीआई लॉस था 12,500, और 2 शेयर इन पीएनएल 75,000। हम इस शेयर इन पीएनएल को कंसोलिडेटेड पीएनएल में लेके जाएंगे और शेयर इन ओसीआई को कंसोलिडेटेड ओसीआई में लेके जाएंगे। तो कुल मिला के हम अपने इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को इस तरीके से बढ़ाएंगे, गिराएंगे। तो कोई भी चेंजेस जो डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद होंगे एसोसिएट जेवी में, उनके पीएनएल और ओसीआई में, उसके रिस्पेक्टिव परसेंटेज का चेंज हम अपने इन्वेस्टमेंट में करेंगे। दैट इज कॉल्ड बेसिकली इक्विटी मेथड। तो आप ध्यान से देखिए, हमने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू किया, उसमें या तो गुडविल निकला या तो कैपिटल रिजर्व निकला। कैपिटल रिजर्व निकलेगा तो एंट्री होगी। फिर हमने पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ओसीआई हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अगर उसके बाद हमें सामने वाली कंपनी से कोई डिविडेंड मिला है तो हम उतना डिविडेंड हम माइनस कर देंगे, बिकॉज हम प्रॉफिट को जब ऐड कर रहे थे तो ये सोच के ऐड कर रहे थे कि यार उसने प्रॉफिट कमाया तो उसमें मेरा हिस्सा, तो मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए। पर जब मुझे डिविडेंड मिल गया तो अब मेरा हिस्सा कम हो गया, क्योंकि उसने मुझे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो डिविडेंड इज कंसिडर्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन, तो मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई। मतलब आप एक तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर सकते हो एज अ रिसीवेबल। मतलब जैसे जैसे वो प्रॉफिट कमाती जा रही है, आप उतना अमाउंट, उतना शेयर, अपने वाला शेयर अपने इन्वेस्टमेंट में बढ़ाते जा रहे हो, ये बोल के कि देखो मुझे ये भी अब एसोसिएट से लेना है। पर जैसे ही वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो आप उतने से माइनस कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद डेप्रीसिएशन, एडिशनल और सेविंग ड्यू टू रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। डेट ऑफ एक्विजिशन पर हमने जब नेट एसेट्स निकाले थे तो हमने उसका फेयर वैल्यू किया था। तो फेयर वैल्यू करते वक्त हमने किसी फिक्स एसेट को, पीपी को रीवैल्यू किया होगा, तो उसके ऊपर
पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में डेप्रीसिएशन भी तो कुछ और लगना चाहिए, और एसोसिएट जेवी ने डेप्रीसिएशन कुछ और लगाया होगा, तो जो भी डेप्रीसिएशन का डिफरेंस आ रहा है उस डेप्रीसिएशन में जो हमारा शेयर होगा वो हम अब अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट में, इक्विटी मेथड में। इसके अलावा जब हम अपना अनरियलाइज प्रॉफिट का एलिमिनेशन करेंगे डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन, आई रिपीट ओनली एंड ओनली डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन। डाउनस्ट्रीम मतलब इन्वेस्टर ने एसोसिएट को बेचा, इन्वेस्टर ने जेवी को बेचा और इन्वेस्टर ने प्रॉफिट कमाया, इन्वेस्टर ने प्रॉफिट कमाया, तो उसके जो भी प्रॉफिट कमाया उसमें उसका शेयर 25% के बराबर का वो वहां से अपने इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से माइनस करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अगर गुड्स बेचे तो प्रॉफिट मैंने कमाया, गुड्स किसके पास चले गए? एसोसिएट के पास, और वो गुड्स किसके पास? एसोसिएट के पास है, वो अनसोल्ड गुड्स है, और अगर वो अनसोल्ड गुड्स है, वो अनसोल्ड गुड्स कहीं ना कहीं उसके नेट असेट का पार्ट है, और उस नेट असेट में कहीं ना कहीं प्रॉफिट शामिल है, तो उस प्रॉफिट में मेरा वाला जो हिस्सा है वो मैं हटाने की कोशिश करूंगा ये। और अगर आगे चल के एसोसिएट या जेवी कंपनी कोई इंपेयरमेंट लॉस बुक करी तो इंपेयरमेंट लॉस में हमारा हिस्सा वो भी हम माइनस करेंगे। तो इंपेयरमेंट लॉस तो बहुत कम पूछा जाता है, डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन के कारण अपस्ट्रीम ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है ये भी कम पूछा जाता है। मेजरली आपका इन्वेस्टमेंट का डेट ऑफ एक्विजिशन पे चेंजेस होगा, और पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन ओसीआई और डिविडेंड ये मेजरली ज्यादा होगा, और डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, आपको यहां से समझ में आ जाएगा। बी लिमिटेड एक्वायर्ड 30% इन्वेस्टमेंट इन डी, अचीव्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कॉस्ट कितना है? कॉस्ट है 2,50,000 का, और एसोसिएट कंपनी के नेट एसेट कितने हैं? 5 लाख। द फेयर वैल्यू ऑफ दोज नेट एसेट्स इज 6 लाख। अब फेयर वैल्यू लोगे 6 लाख, तो देखिए 6 लाख का फेयर वैल्यू हो गया, तो 6 लाख का मल्टीप्लाई बाय 30%, कितना शेयर है? 180। हमारा शेयर सिर्फ 180 का शेयर है, जबकि हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया है? 250 का। इसका मतलब ज्यादा जो डिफरेंस है वो गुडविल है, तो 70,000 का गुडविल आ गया। 70,000 के गुडविल को हम अलग से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम दिखाएंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट 250 के, इट इंक्लूड्स गुडविल 70,000। आगे, अब ये जो फेयर वैल्यू हुआ ये किस कारण से हुआ? ये हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कारण हुआ। 1 लाख रुपीस हमने ज्यादा वैल्यू किया। अब उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। तो आप खुद सोचिए कि फर्दर ईयर्स में एक्सेस डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 1 लाख रुपीस पर 10 ईयर्स के हिसाब से हर साल 10,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। उस 10,000 का डेप्रिसिएशन किस में जाएगा? एसोसिएट कंपनी के P&L में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जिसमें हमारा 30% हिस्सा होगा, मतलब 3,000। तो 3,000 एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी इफेक्ट हमारे इन्वेस्टमेंट में जाएगा। 3,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हमारे इन्वेस्टमेंट को कम करेगा, क्योंकि उसके डेप्रिसिएशन ज्यादा लगाने से उसकी नेट एसेट गिरेगी, तो हमारा शेयर गिरेगा। आगे, ड्यूरिंग द ईयर एसोसिएट कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया 1 लाख रुपीस का, जिसमें हमारा 30% शेयर होगा, तो हमने 30,000 रुपीज से बढ़ा दिया। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर हमें डिविडेंड मिला, डिविडेंड हमें 9,000 मिला, मतलब एसोसिएट कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उस 9,000 के डिविडेंड में 30% शेयर हमारा, तो 2,700 हमने अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरा दी। एसोसिएट कंपनी के पास एक्सचेंज लॉस उसने बुक किया डायरेक्टली ओसीआई में, तो ओसीआई में अगर एक्सचेंज लॉस बुक किया तो ओसीआई भी आपके नेट एसेट को अफेक्ट करता है, तो 20,000 में हमारा हिस्सा 30% मतलब 6,000 से हमारे इन्वेस्टमेंट को कम किया जाएगा। कुल मिला के आज हमारा बैलेंस शीट डेट पर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 268,300, और पहले इन्वेस्टमेंट था 250, तो मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को 18,300 से बढ़ा रहे हो। तो एंट्री क्या पास करोगे? एंट्री पास करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 18,300। इसमें आप ये देखोगे कि आपने ओसीआई का कितना इंपैक्ट दिया था। ओसीआई का इंपैक्ट दिया था आपने 6,000, वो भी नेगेटिव, तो आप दिखाओगे कंसोलिडेटेड ओसीआई डेबिट 6,000, और बाकी का कंसोलिडेटेड P&L 24,300। अगर आप अलग से देखोगे तो आपका 30 माइनस 2,700 और माइनस 3,000, ये आपका 24,300 ही आएगा। इस तरीके से ये एंट्री पास करोगे। दिस इज हाउ वी एक्चुअली अप्लाई इक्विटी मेथड। ये आपका इक्विटी मेथड अप्लाई होता है इस तरीके से। तो डेट ऑफ एक्विजिशन पर अगर आपका कैपिटल जमा आ रहा है तो आपको एंट्री करनी है, अगर आपका गुडविल आ रहा है तो आपको सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करना है। गुडविल अंडर जेवी या एसोसिएट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज सेपरेटली इफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट एज ऑन DOA, द एक्सेस अमाउंट इज गुडविल विच इज इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टमेंट, जो आपके इन्वेस्टमेंट में ही शामिल होगा। चलिए, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ एसोसिएट जेवी इन CFS। एसोसिएट जेवी, जो आपकी एसोसिएट जेवी है, उसको जो भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसमें आपका शेयर होगा, तो आप उसका ट्रीटमेंट क्या करोगे? अभी हमने देखा, अगर प्रॉफिट होगा तो आप प्रॉफिट से इक्विटी मेथड में अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाओगे, अगर लॉस होगा तो आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दोगे। तो इन्वेस्टर शेयर इन लॉस ऑफ एसोसिएट जेवी शैल बी अलोकेटेड टू द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, मतलब आप इक्विटी मेथड में आप अपने लॉस को बुक करोगे, मतलब एंट्री करोगे कंसोलिडेटेड P&L टू इन्वेस्टमेंट।
है ना। पर मान लो लॉस बढ़ता जा रहा है, लॉस बढ़ता जा रहा है, लॉस बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे केस में ये भी तो हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी जीरो पर आ जाए। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी आप नेगेटिव नहीं कर सकते हो, आप लॉस को बुक करोगे टू द एक्सटेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। मतलब इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर जब तक नील ना आ जाए तब तक आप लॉस बुक करोगे, और उसके बाद का लॉस का आप क्या करोगे, वो बाकी की बातें मैं आपको थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा। अभी आप रुक जाओ, क्योंकि वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। अब बढ़ते हैं आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जेवी एज हेल्ड फॉर सेल। मान लीजिए आपने अपने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जेवी को हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में रख दिया। मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 40% इन्वेस्टमेंट है, और 40% इन्वेस्टमेंट में से आप 10% HFS हेल्ड फॉर सेल है, और 30% आप सेल नहीं करोगे। आप 10% हेल्ड फॉर सेल है और 30% सेल नहीं करोगे। तो जो 10% हेल्ड फॉर सेल है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप इंड AS 105 की गाइडलाइंस फॉलो करोगे। मतलब कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज विच एवर इज लोअर। तो दैट पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट विच मीट्स द क्राइटेरिया टू बी हेल्ड फॉर सेल, उसके ऊपर 105 लगाओ और उसको लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे बुक करो। अब जो रिमेनिंग आपका 30% बच गया, जिसको आप HFS हेल्ड फॉर सेल ट्रीट नहीं कर रहे हो, क्लासिफाई नहीं कर रहे हो, उसके ऊपर आप प्रॉपरली इक्विटी मेथड लगाओगे। उसके ऊपर इक्विटी मेथड लगाओगे सिंपली, है ना। उसके ऊपर 105 नहीं लगाओगे। बट मान लीजिए सिचुएशन कुछ अलग है। मान लीजिए 40% में से 25% मैंने हेल्ड फॉर सेल रखा है, अभी बेचा नहीं है, बेचूंगा, और बाकी का 50% नॉर्मल है, हेल्ड फॉर सेल नहीं है। तो मैं इसके ऊपर तो 105 की रिक्वायरमेंट लगाऊंगा, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल व्हिचएवर इज लोअर। बचा हुआ जो 15% है, इसके ऊपर मैं इक्विटी मेथड तब तक लगाऊंगा जब तक मैं 25% को बेच नहीं देता, बिकॉज अभी मैंने बेचा नहीं है, तो मेरा ओवरऑल तो 40% है। इसीलिए 15% के ऊपर मैं इक्विटी मेथड तब तक कंटिन्यू करूंगा जब तक मैं अपना 25% पार्ट बेच नहीं देता। वंस आई सोल्ड माई 25% पार्ट, अब मेरे पास खाली 15% ही रह गया, और 15% में मेरे पास कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जेवी नहीं है। तो ऐसे केस में अगर वो मेरा एसोसिएट है और मेरा एसोसिएट नहीं बचा, तो ऐसे केस में मैं इसके ऊपर नॉर्मल अकाउंटिंग फॉलो करूंगा, मैं नॉर्मल फेयर वैल्यू मेजरमेंट करूंगा 109 का। तो इस तरीके से आपको करना है। लास्ट, डिसकंटिन्यूइंग द यूज ऑफ इक्विटी मेथड। हम इक्विटी मेथड को डिसकंटिन्यू कब करेंगे? दो केस हो सकते हैं। पहला, या तो आपकी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट सब्सिडरी में कन्वर्ट हो गई, आपका इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट सब्सिडरी में कन्वर्ट हो गया। मैंने वो आज ही के लेक्चर में, जब मैंने मैराथन में बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन लिया था, तो मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था कि एसोसिएट आपकी सब्सिडरी बन गई। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? एसोसिएट अगर आपकी सब्सिडरी बन गई तो आप फॉलो करोगे स्टेप एक्विजिशन, आप नेट एसेट्स 100% रिकॉर्ड करोगे, आप गुडविल गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज निकालोगे, और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट दिख रहा था उसको डी रिकॉग्नाइज करोगे, और आपने जो भी एसोसिएट के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और ओसीआई बुक करके रखे थे, तो उस ओसीआई को आप रिवर्स करोगे पीएनएल में। अगर पीएनएल में रिवर्स करना अलाउड नहीं है तो डायरेक्टली रिटेन अर्निंग में ले जाओगे। ये पूरा केस मैंने आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन के केस में करवाया था। मतलब आप नेट एसेट रिकॉर्ड करोगे, एनसीआई रिकॉर्ड करोगे, गुडविल गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज रिकॉर्ड करोगे, प्रीवियस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे मेजर करोगे थ्रू पीएनएल। अगर आपके पास पहले से ही कुछ कंसोलिडेटेड ओसीआई बुक करके रखा था, जैसे यहां पर हमने मान लो कंसोलिडेटेड ओसीआई बुक करके रखा था, ठीक है ना, तो आप उस कंसोलिडेटेड ओसीआई को रिवर्स करके रिटेन अर्निंग में लेके जाओगे, अगर पीएनएल में ले जाना क्लासिफाई करना अलाउड नहीं है तो, जैसे रिवोल्यूशन सरप्लस के केस में। पर दूसरा केस, अब आपकी एसोसिएट कंपनी, एक तो था एसोसिएट कंपनी सब्सिडरी बन गई, इसीलिए आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो इक्विटी मेथड। आप इक्विटी मेथड डिसकंटिन्यू इसलिए भी कर रहे हो क्योंकि अब आपकी एसोसिएट कंपनी एसोसिएट नहीं रही, क्योंकि आपने बाकी के इन्वेस्टमेंट बेच दिए, आपने सम और ऑल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बेच दिए। जब आपने सम और ऑल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बेच दिए, फॉर एग्जांपल आपका 40% शेयर था, उसमें से आपने 30% शेयर बेच दिया, अब आपके पास रिटेन्ड इन्वेस्टमेंट कितना है? सिर्फ 10%। तो आप रिटेन्ड इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, 10% को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे एज पर इंड AS 109, ठीक है। और जो आपने बेचा है वो आपको बैंक से पैसा मिलेगा, और जो आपने बेचा है आपने उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया, तो कुल मिला के एंट्री क्या करेंगे? एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी आपका सेल प्रोसीड्स होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो रिटेन्ड वाला पार्ट है वो भी आपका डेबिट हो जाएगा फेयर वैल्यू टू इन्वेस्टमेंट, पूरा का पूरा जो 40% इन्वेस्टमेंट अभी तक आप रिकॉर्ड करते थे इक्विटी मेथड वाला, वो आप डी रिकॉग्नाइज करोगे, और जो भी इसमें डिफरेंस आएगा आप वो प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करोगे। जो भी आपका डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट, रिटेन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट एट फेयर वैल्यू टू इंटायर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इक्विटी मेथड
डिफरेंस जो आएगा वो P&L में बुक करोगे। ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूइंग द यूज ऑफ इक्विटी मेथड। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? अब दूसरा नेक्स्ट लास्ट बात, जो लास्ट बात है वो क्या है? लास्ट बात वही वाली हो गई कि अगर आपकी एसोसिएट जेवी लॉसेस पे लॉसेस करती जा रही है, लॉसेस पे लॉसेस करती जा रही है, लॉसेस पे लॉसेस करती जा रही है, तो ऐसे केस में आप अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिराते जाओगे, गिराते जाओगे, गिराते जाओगे, पर इन्वेस्टमेंट आपका मैक्स टू मैक्स इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी कहां तक आएगा? नील तक आएगा। उसके बाद के लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट होगा वो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। आइए वो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा उसके लिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 130, ए लिमिटेड का 40% इन्वेस्टमेंट है बी लिमिटेड में 10 लाख रुपीस में, मतलब ये हो गई कॉस्ट। ऑन दैट डेट बी लिमिटेड का 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब 10 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ 2 लाख, मतलब कुल मिला के नेट एसेट कितना है? 12 लाख। 12 लाख का 40% करना, 12 लाख का 40% हो गया 4,80,000। मतलब नेट एसेट्स में हमारा शेयर है सिर्फ 4,80,000 और हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 10 लाख, मतलब बाकी का हो गया गुडविल। तो गुडविल कितनी हो गई? 5,20,000। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में आप कुल मिला के नेट एसेट्स कुल मिला के आप अपने इन्वेस्टमेंट दिखाओगे 10 लाख, पर आप बाइफरकेट करके दिखा सकते हो कि इट इंक्लूड्स गुडविल ऑफ 520। फिर नेक्स्ट ईयर आपकी एसोसिएट कंपनी ने लॉसेस किए 10 लाख रुपीस के। उस 10 लाख के लॉसेस में आपका कितना शेयर? 40%, मतलब 4 लाख। अब 4 लाख रुपीस से आपके इन्वेस्टमेंट गिर जाएंगे। आपके अभी इन्वेस्टमेंट कितने दिख रहे हैं? 10 लाख। 10 लाख में से 4 लाख गए तो आपके इन्वेस्टमेंट बाकी कितने बचेंगे? 6 लाख। पर सवाल ये उठता है कि 6 लाख को आप शो कैसे करोगे? 6 लाख को आप शो करोगे कि गुडविल तो आपका पूरा पूरा 520 है, मतलब एज इट इज गुडविल जो आपका 520 आ रहा था, और बाकी का आपका जो मेन कोर इन्वेस्टमेंट पार्ट है वो अब बच गया 80,000। मतलब जो पहले कोर इन्वेस्टमेंट आपका 480 था उसमें से आपने 4 लाख का लॉस माइनस कर दिया और अब आपका कोर इन्वेस्टमेंट बचा 80,000। मतलब जब आप लॉसेस को बुक कर रहे हो तो आप गुडविल में से फर्स्ट माइनस नहीं कर रहे हो, आप अपने मेन कोर इन्वेस्टमेंट पार्ट से माइनस कर रहे हो। नेक्स्ट ईयर अगेन लॉस हुआ 12,50,000 का। तो 12,50,000 में 40% हमारा शेयर, मतलब 5 लाख। 5 लाख हमारा 5 लाख रुपीस का लॉस हमें बुक करना है। यार एक बात बताओ, 5 लाख का लॉस बुक करना है जिसमें से 80,000 हम अपने कोर इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे, तो अब हम अगली बार हमारे कोर इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे 0। पर 5 में से 80 गए तो अभी भी बचे 420। तो 420 का लॉस हम किस में से राइट ऑफ करेंगे? अब हम राइट ऑफ करेंगे गुडविल में से। मतलब जब भी हमें लॉसेस को राइट ऑफ करना है तो हम अपने पहले कोर इन्वेस्टमेंट से माइनस करेंगे, फिर बची हुई गुडविल में से माइनस करेंगे। तो 520 में से हम 420 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग गुडविल हमारी बचेगी सिर्फ 1 लाख। रिमेनिंग बचेगी 1 लाख। नेक्स्ट ईयर अगेन आपको लॉस हुआ 5 लाख का। 5 लाख के लॉस में आपका 40% शेयर होता है 2 लाख। 2 लाख आप लॉस बुक कर ही नहीं सकते हो क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बची ही सिर्फ 1 लाख है। तो आप सिर्फ 1 लाख का ही माइनस करोगे और आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा नील। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट नेगेटिव नहीं हो सकते। आई बात समझ में? पर एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ये वाला नहीं, ये वाला मैं आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन के मैराथन में जो मैंने आज सुबह ही लिया था उसमें मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। क्यूआर कोड भी आपको मिल जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाना चाहूंगा और वो क्वेश्चन में भी लॉसेस आ रहे हैं, वगैरह वगैरह चीजें आ रही हैं। वो क्वेश्चन हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट कॉन्सेप्ट है, और आपका इसी के साथ जेवी एसोसिएट खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन है क्या? फंडा ये है कि अगर आपका एसोसिएट, आपका जेवी प्रॉफिट कर रहा है तो उस प्रॉफिट में आपका शेयर है और आप अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाते हो। अगर आपका एसोसिएट जेवी लॉसेस कर रहा है तो उसके लॉसेस में आपका शेयर है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी को घटाते हो। ठीक है, उसने लॉस किया, उसमें आपका शेयर, आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरा दी, अगेन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरा दी। अब ऐसे करते करते आपका इन्वेस्टमेंट 0 तक आ गया पर उसके लॉसेस होते जा रहे हैं। अब आगे इंडेस बोलता है आगे, यहां पर चार्ट बुक में मैंने सब लिखा है, आगे इंडेस बोलता है कि अगर फर्दर लॉसेस हो रहे हैं पर हमारा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी 0 हो गया है, तो अब ऐसे केस में आपको यह देखना है कि क्या आपने उसी जेवी और एसोसिएट में अदर इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं क्या, लाइक इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स। क्या आपने अदर इन्वेस्टमेंट्स भी करके रखे हैं क्या लॉन्ग टर्म नेचर के? अदर इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं क्या लॉन्ग टर्म नेचर के? इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो आपने करके रखा है जिसको आप इक्विटी मेथड फॉलो कर रहे थे, पर क्या आपने इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सेम एसोसिएट, सेम जेवी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ सेम एसोसिएट, सेम जेवी करके रखा है क्या? अगर आपने इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स करके रखा है और वो लॉन्ग टर्म नेचर के हैं और वो फ्यूचर में कभी सेटल नहीं हो पाएंगे, ऐसे नेचर के हैं कि यार आपने उस कंपनी को 1 लाख रुपए के डिबेंचर, आपने 1 लाख रुपए उसको लोन दे दिया, नाउ इट इज नॉट टू बी सेटल्ड इन द नियर फ्यूचर। इसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, आपने इंडिया 21 में भी पढ़ा होगा। तो बेसिकली अगर आपका कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है एसोसिएट जेवी में
प्रेफरेंस के फॉर्म में, लोन के फॉर्म में, उसको आपने लोन दिया डिबेंचर्स के फॉर्म में, जो कि लॉन्ग टर्म नेचर का है एंड विच इज नॉट गोइंग टू बी सेटल्ड इन द नियर फ्यूचर, वो सेटल नहीं होने वाला, तो ऐसे केस में जो लॉस का शेयर आपको मिल रहा है वहां से, उस लॉस का शेयर को आप अपने इन इन्वेस्टमेंट्स, इन अदर इन्वेस्टमेंट्स में सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब लॉसेस को आपने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी में सेट ऑफ किया, रिमेनिंग लॉस आप इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, फिर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स में भी सेट ऑफ कर सकते हो। पर वो लॉसेस को सेट ऑफ करने से पहले आप इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स के ऊपर रिस्पेक्टिव इंड एस की अकाउंटिंग पहले करोगे और फिर इंड एस 28 के हिसाब से आप ये लॉस को सेट ऑफ करोगे। ठीक है, अब मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन करवा रहा हूं कि है क्या, ध्यान से देखिए। एंटिटी हैज फॉलोइंग 3 टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन एसोसिएट। इक्विटी इंटरेस्ट है 25% का, प्रेफरेंस शेयर है, हमने उसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर भी खरीदा है जिसके ऊपर हम उसका फेयर वैल्यूएशन करते हैं इंड एस 109 में। मतलब अगर मैं लॉसेस को बांटूंगा तो सबसे पहले मैं अपने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी में बांटूंगा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मेरे अगर जीरो हो गए तो उसके बाद मैं अपने लॉसेस को इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर में भी बांटूंगा, बट उससे पहले मैं इंड एस 109 फेयर वैल्यू लगाऊंगा इनके ऊपर। वैसे ही लॉन्ग टर्म लोन मैंने देके रखा है उस एसोसिएट कंपनी को 10% का, इंटरेस्ट इनकम इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, उसको भी हम इंड एस 109 के हिसाब से अकाउंट फॉर करते हैं। दिस लोन ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। तो ये दोनों के दोनों जो लोन है, दीज आर फॉर्म पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ये जो नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट करके जो वर्डिंग है ना, इसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों जो इन्वेस्टमेंट है ये नियर कमिंग फ्यूचर में सेटल नहीं होने वाली, ये एक तरीके से परमानेंट इन्वेस्टमेंट है। तो कितना कितना है, 10 लाख का इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट है और 3 लाख का लॉन्ग टर्म लोन मतलब डिबेंचर के अंदर इन्वेस्टमेंट है। अब हम किस किस तरीके से इसका वैल्यूएशन कर रहे हैं, ये दिया हुआ है टेबल। प्रेफरेंस शेयर के अंदर फेयर वैल्यूएशन गेन लॉस सामने आपको दिख रहा है हर साल का, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन मतलब डिबेंचर्स के ऊपर फेयर वैल्यू गेन लॉस दिख रहा है, और एंटिटी शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द एसोसिएट, जो आपका बेजरली इक्विटी मेथड के हिसाब से एंटिटी का शेयर उस एसोसिएट कंपनी के प्रॉफिट लॉस में दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर कितना है, 10 लाख। लॉस कितना आया आपके पास, 16। आप 16 लाख का लॉस पूरा पूरा तो माइनस कर नहीं सकते हो 10 लाख के अगेंस्ट, तो आपने 10 लाख में से 10 लाख का तो लॉस बुक कर लिया। अब आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर कितना हो गया, 0। बाकी का कितना लॉस बच गया, 6 लाख का। पर रुको, 6 लाख का लॉस आप इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर में सेट ऑफ करोगे, पर उससे पहले आप इनके रिस्पेक्टिव इंड एस के हिसाब से इनका फेयर वैल्यूएशन करोगे। इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर कितना है, 5 लाख, और उसका आज का उसके खुद के इंड एस के हिसाब से उसका लॉस कितना बुक करना पड़ेगा आपको, फेयर वैल्यू लॉस 50,000। तो आपका इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर 5 लाख है, 50,000 आपने उसके रिस्पेक्टिव इंड एस के हिसाब से बुक किया, तो रिमेनिंग वैल्यू बची 450। अब 6 लाख का जो अनरिकॉग्नाइज लॉस था उसमें से आपने 4,50,000 का लॉस सेट ऑफ कर दिया इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर से, आपका प्रेफरेंस शेयर भी आज 0 हो गया। अब आपका डिबेंचर कितना बचा है, 3 लाख, उसका भी आपने फेयर वैल्यू किया आज 50,000 लेस किया, तो आपका डिबेंचर में आपने 50,000 लेस किया, तो आपका रिमेनिंग बैलेंस बचा 250। अभी भी आपका अनरिकॉग्नाइज लॉस कितना बचा है, आउट ऑफ 16 लाख आपकी आपका बचा है 150, तो आपने वो भी माइनस कर दिया, रिमेनिंग आपका इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स आ गया 1 लाख। ठीक है, अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके आए 0 0 1 लाख। नेक्स्ट ईयर का लॉस कितना आया, 2 लाख। नेक्स्ट ईयर का लॉस अगेन 2 लाख आ गया। अब ये 2 लाख का लॉस किस में जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी तो हमारे पास है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर भी हमारे पास नहीं है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म लोन है, बस इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म लोन है। तो ये 2 लाख रुपीस का जो लॉस है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म लोन में जाएगा। पर उससे पहले क्या इस साल कुछ आ रहा है, नहीं, इस साल इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स में कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब डायरेक्टली 2 लाख में से 1 लाख तक का तो लॉस आराम से सेट ऑफ हो सकता है। अब आपका इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म लोन भी 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब अभी हमारा जो 2 लाख है उसमें से 1 लाख रुपीस का जो लॉस है वो सेट ऑफ हो गया, और बाकी का 1 लाख रुपीस का लॉस अनरिकॉग्नाइज हो गया। साथ ही साथ प्रेफरेंस शेयर्स में भी इस बार 50,000 का फेयर वैल्यू लॉस हो रहा है, वो भी आपका अनरिकॉग्नाइज्ड हो गया। कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे, पहले हम नेक्स्ट ईयर में हम इन अनरिकॉग्नाइज्ड लॉसेस को पहले सेट ऑफ करेंगे। थर्ड ईयर में गए, थर्ड ईयर में सबकी वैल्यू 0 0 0 0 ओपनिंग बैलेंस। फिर हम आए, फिर हमने देखा कि भाई थर्ड ईयर में हमने देखा कि प्रेफरेंस शेयर्स में फेयर वैल्यू गेन है 1 लाख का, तो फेयर वैल्यू गेन है 1 लाख का, तो प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू हमने 1 लाख से बढ़ा दी, पर पिछले साल का
50,000 का अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस है तो उससे हमने गिरा दी, तो आपका नेट नेट प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू सिर्फ 50,000 बचेगा। नेट नेट प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू आपका बचेगा सिर्फ 50,000 का। अब यहां पर वर्किंग थोड़ी सी अलग है पर आंसर सेम है। तो प्रेफरेंस शेयर आपका 50,000 का बचेगा, मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर आपका 50,000 का बचेगा नेट नेट, ठीक है। डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर आपके पास कितना पड़ा था, 0 पड़ा था। अगले साल आपका डिबेंचर भी 50,000 से बढ़ जाएगा, डिबेंचर भी आपका 50,000 से बढ़ जाएगा, ये भी आपका 50,000 से बढ़ गया। अब आपका 50-50 आ गया। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? इस साल लॉस कितना है, 0, पर अनरिकॉग्नाइज्ड पिछले साल का भी तो लॉस था 1 लाख का, वो अगेन सेट ऑफ होगा। तो 1 लाख में से 50,000 का लॉस यहां सेट ऑफ होगा तो अल्टीमेटली ये 0 हो जाएगा, और ये बाकी का 50,000 का लॉस सेट ऑफ होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इस साल में भी सबके फिगर 0-0 हो गए नेट नेट करके। फिर अपन 4th ईयर में आए, ओपनिंग बैलेंस 0-0-0-0। अब क्या हुआ, अब यहां पर हमने देखा कि फेयर वैल्यू बढ़ गई वापस से 50,000, तो आप अपने प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू बढ़ा दोगे 50,000 से। डिबेंचर की वैल्यू देखिए कुछ नहीं हो रही है, और इस बार एसोसिएट कंपनी ने प्रॉफिट किया है 10 लाख रुपीस का। हमारा उसमें प्रॉफिट है 10 लाख रुपीस का। अब सुनो, जब प्रॉफिट आएगा तो सबसे पहले प्रॉफिट को हम प्रेफरेंस और लॉन्ग टर्म डेट में कॉम्पनसेट करेंगे उतना उतना जितना जितना इन्होंने पहले बियर किया था। तो प्रॉफिट का वो हिस्सा, जितना हिस्सा प्रेफरेंस ने बियर किया था उतना हम उसको दे देंगे और लॉन्ग टर्म वालों को दे देंगे, बाकी हम इक्विटी की वैल्यू बढ़ाएंगे। तो हमने कितना कितना हिस्सा दिया था, हमने इसको 4,50,000 दिया था यहां पर, फिर उसके बाद हमने यहां पर उसको 4,50,000 के बाद हमने यहां पर उसको अलग अलग शेयरिंग दिए थे 50-50 और 1 लाख दिए थे। तो उतना उतना हम सेट ऑफ करेंगे, मतलब उसको सेट ऑफ करने के बाद बाकी जो इसके पास बचेगा वो बचेगा 2 लाख रुपीस। आई मेरी बात समझ में? मतलब कुल मिला के जो प्रॉफिट हुआ है 10 लाख का, 10 लाख के प्रॉफिट में से जितना जितना लॉस आपने प्रेफरेंस में ले गए थे और लॉन्ग टर्म में ले गए थे उतना आप उनको वापस से दे दोगे ताकि आप उनकी वैल्यू बढ़ा सको। रिमेनिंग 2 लाख रुपीस से आप अपने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर की वैल्यू बढ़ा दोगे। अब कितना रहेगा ध्यान से देखिए, 16 लाख का लॉस था, तो 16 लाख के लॉस में से आपने 6 लाख का लॉस बांटा था प्रेफरेंस और इक्विटी डिबेंचर में, फिर 2 लाख का लॉस बांटा था प्रेफरेंस और डिबेंचर में, तो 8 लाख तक का लॉस इस प्रॉफिट में से माइनस करके बाकी का 2 लाख तक का प्रॉफिट आपके इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी में जाएगा, तो आपका 2 लाख दिख रहा है, ठीक है। प्रेफरेंस में आप 5 लाख ले गए और उसमें 3 लाख ले गए आपकी वर्किंग के हिसाब से। फिर नेक्स्ट ईयर अगेन आपको 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, और ये 10 लाख का प्रॉफिट आप बेसिकली डायरेक्टली उसको इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी में लेके जाओगे, तो ये हो जाएगा आपका 10 लाख का प्रॉफिट, पिछला वाला 2 लाख, तो ये हो गया 12 लाख। और प्रेफरेंस में भी फेयर वैल्यू गेन हो रहा है 30,000 का, तो प्रेफरेंस भी 30,000 से वैल्यू बढ़ जाएगी। सो ये क्या था, ये था एनी रिमेनिंग लॉस विच इज अनरिकॉग्नाइज्ड शुड बी अलोकेटेड और अप्लाइड टू अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम, टू अदर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट इन एसोसिएट और जेवी, दैट इज अदर इक्विटी माइनस करने के बाद तो रिमेनिंग लॉस को आप अदर इन्वेस्टमेंट्स इन सेम एंटिटी में, जो आपके अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं विच आर एज गुड एज इक्विटी, मतलब एक तरीके से वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या बोलते हैं वो आपके नेट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इन एसोसिएट है, तो आप उसमें बांट दोगे। However, above losses shall be applied to those investments only after applying Ind AS 109. उन रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में आप उनके रिस्पेक्टिव Ind AS फॉलो करने के बाद ही अप्लाई करोगे। आफ्टर सेटिंग ऑफ द लॉसेस इन द अबव इन्वेस्टमेंट्स, इफ स्टिल देयर इज अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस, सब में आपने एलोकेट कर दिया पर फिर भी लॉसेस होते जा रहे हैं और सभी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 0 हो गई, तो आपको देखना है कि क्या वो लॉसेस के लिए आपकी कोई एडिशनल लायबिलिटी है, क्या आप उन लॉसेस को गुड करना है आपको, क्या आपकी कोई लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है टू मेक द लॉसेस गुड। अगर हाँ तो आप अलग से उन लॉसेस को बुक करोगे, आप एंट्री पास करोगे कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन है लॉसेस को बियर करने की, कैश लाने की, तो, और अगर नहीं है तो आप उन लॉसेस को फिलहाल तो अनरिकॉग्नाइज रखे रहने दोगे। जब अदर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू वापस से पॉजिटिव होगी तो लॉसेस को सेट ऑफ कर देना। जब एसोसिएट और जेवी सब्सिक्वेंटली प्रॉफिट कमाएगी तो आप प्रॉफिट का उतना हिस्सा जितना पहले लॉसेस आपने अदर इन्वेस्टमेंट में सेट ऑफ किए थे, तो उतने के हिस्से का प्रॉफिट आप अदर इन्वेस्टमेंट्स में लेके जाओगे और रिमेनिंग प्रॉफिट आप बाकी का इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी में लेके जाओगे। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना पड़ता है। गाइस ये क्वेश्चन पहले कभी नहीं आया है पर आने के चांसेस हो सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से देख लेना।
ठीक है। अगर आपको इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो क्यूआर कोड से आप इसको देख सकते हो। सो गाइस, इसी के साथ ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जेवी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जेवी, और ये हो गया आपका ज्वाइंट अरेंजमेंट। तो 111 और 28 खत्म। मैंने आपसे कहा था कि मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी खत्म करूं। मैं आपको कहा था कि मैं आपको 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी कोशिश करूंगा खत्म करूं, उससे भी कम समय में मैंने आपको कंप्लीट करके दिया है। आई बिलीव आपका ये पोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप मुझे बाद में इसका फीडबैक दीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइए कैसा कैसा लगा। और इस लेक्चर को लाइक करके ही जाना। और भी बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। और आपको कौन कौन से ऐसे और भी मैराथन लेक्चर्स चाहिए मुझे जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में नोट्स आपको डले हुए हैं, वो भी एक बार आप देख लीजिएगा। थैंक्स लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।